Good afternoon. Welcome to बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट करंट अफेयर वीकली क्लासेस। मैं गौतम कुमार सिंह। वीकली क्लासेस में आप लोग पिछले 9 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक के विभिन्न ज़रूरी न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कैसे वो हमारे यूपीएससी के प्री के लिए और मेंस के लिए ज़रूरी है। जैसा आपको पता है कि हम पहले उसकी संक्षेप में देख लेते हैं, समरी या प्रीफेस देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है, फिर उसको एक एक करके जो है डिटेल में हम लोग 2 पार्ट में इसको देखते हैं। तो पिछले हफ्ते की अगर न्यूज़ को देखें तो वैसे जैसा मैं बताता हूं कि बहुत सारी न्यूज़ चर्चा में रहती है, लेकिन उसमें से जब मैं कैटेगराइज करता हूं अपने मेंस के लिए या प्री के लिए, तो कुछ न्यूज़ महत्वपूर्ण न्यूज़ जो उभर के सामने आती हैं। कई ऐसी न्यूज़ रहती है जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन अभी वो रनिंग आर्डर में, अभी वो चल रही हैं। फ्यूचर में कुछ उसका रिजल्ट आएगा, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी उसमें अभी पूरी कॉन्क्रीट फॉर्म में कोई चीज़ नहीं हुई है। जब वो हो जाएगी तो फिर वो भी उस पर चर्चा कर दी जाएगी। हम अगर देखें अपने सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ में, तो एक मुद्दा है जो काफ़ी समय से चल भी रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कुछ गांवों को लेकर सीमा विवाद है, और ये बहुत पुराना सीमा विवाद है, लगभग 66 साल पहले का विवाद है। 1956 में जब भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था, उसके आधार पे राज्यों का गठन किया था भाषा के आधार पे, तो मैसूर से कर्नाटक बना था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र बना था। तो उस दौरान जो कन्नड़ भाषी राज्य थे उनको कर्नाटक में कर दिया गया था, और जो मराठी भाषी राज्य थे, मराठी भाषा क्षेत्र थे, उसको महाराष्ट्र में कर दिया गया था। भाषा के आधार पे चूंकि वो बना राज्य था, आंध्र भी बना था। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे कई ऐसे गांव थे, तकरीबन 50-60 के आसपास, जो मराठी भाषी थे वो कर्नाटका में थे, और इसी तरह से कुछ कन्नड़ भाषी गांव थे जो महाराष्ट्र में थे, जिसको लेकर उसी समय से विवाद चल रहा है। इसको विवाद को दूर करने के लिए जो है एक आयोग भी गठित हुआ था 66 में, 1966 में, उसको महाजन आयोग कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति रहे थे महेश चंद्र महाजन। उन्होंने कुछ एक रिपोर्ट दी थी, बताया था कि कुछ गांव इधर के उधर हैं। वो रिपोर्ट सदन में रखी गई, संसद में, हालांकि उस पर कभी चर्चा नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि मामला इतना सेंसिटिव होता है कि उसको छोड़ दिया जाता है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है तभी से, जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अभी हाल ही में कुछ मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का एक ऐसा बयान था जिसको लेकर वहाँ पे मामला काफ़ी सीरियस हो गया है, कर्नाटक के बेलगांव या बेलगावी वाला इलाके में। और चूँकि दोनों जगह भाजपा समर्थित या जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसी के समर्थक पार्टी के सरकारें हैं, अतः उस पर दबाव ज़्यादा है कि इस मुद्दे को सुलझाए। उसको लेकर सम्मेलन भी हुआ था, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भारत के गृह मंत्री के साथ बातचीत भी हुई थी। बातचीत में कुछ बात कही गई जो हमारे गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों के विवाद का मामला सड़क पे नहीं होगा, संविधान के तहत होगा। संविधान के तहत जो प्रावधान है वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एक सेंसिटिव इशूज़ है, बहुत पुराना मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा भी बना रखे हैं। देखिए, दोनों राज्यों के नेताओं ने बनाया इसे राजनीतिक मुद्दा। कोई एक राज्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, दोनों राज्य, क्योंकि देखिए राज्य जो भी है ना, भाषा, क्षेत्र आदि मुद्दे जो है ना, बड़े सेंसिटिव, संवेदनशील मुद्दे होते हैं, लोगों के संवेदना से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो स्थिति चिंताग्रस्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस पे संतुलित दृष्टिकोण रखेंगे, संयम बरतेंगे, और सरकारें किसी तीसरे पक्ष को या जो अवांछनीय तत्व है उनको इसमें खेलने का मौका नहीं देगी, ठीक है। दूसरा न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक का ब्यौरा आरटीआई के दायरे में नहीं है। कॉलेजियम इस समय बहुत चर्चा में है। कॉलेजियम एक व्यवस्था है
जिसके तहत विभिन्न राज्यों के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट यानी विभिन्न हाई कोर्टों के जजों की नियुक्ति होती है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए जब मामला आता है तो चीफ जस्टिस इसके चेयरमैन होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज इसके उसके मेंबर होते हैं। वो लोग कोई फैसला करते हैं, उस फैसले के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, फिर राष्ट्रपति उसके आधार पे जो फैसला लेते हैं। अब इसमें क्या है क्या नहीं, ये मामला चल ही रहा है। इसमें कभी संसद में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसके काउंटर कभी कोर्ट में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट का दौर चल रहा है। कानूनन पहलू ये है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है नामों को रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति उसके आधार पे सलाह लेते हैं, एक बार उसको भेज सकते हैं, दोबारा वापस आने पे उनको मानना पड़ता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो होगा वो आपको बताया जाएगा। यहाँ जो मामला ये है, यहाँ पे मामला है कि अंजलि भारद्वाज नाम एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने कॉलेजियम 2018 में एक हाई कोर्ट के जजों को नियुक्ति करने का मामला था दिल्ली हाई, उसमें जो है कॉलेजियम ने क्या निर्णय लिया था इसके बारे में आरटीआई में उन्होंने पूछा। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको कैंसिल कर दिया था, इनकी खारिज कर दी थी। उसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में आई हुई थी कि कॉलेजियम के निर्णयों को जो है क्या निर्णय हुआ है आरटीआई के तहत ये बताया जाए। थोड़ा सा बता देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफिस है वो आरटीआई के दायरे में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या फैसला हुआ, हालांकि इसमें लिखा ही है कि उसमें रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों रिजेक्ट कर दिया जाए, क्या तर्क दिया जाएगा और उसके डिटेल में क्या हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जब आगे नीचे डिटेल में देखेंगे। तो राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। ठीक है, समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है राजनीति का, और ये संवेदनशील भी मुद्दा रहा है। इसमें क्या होता है कि सभी, जैसे कोई भी अभी सिस्टम है तो उसमें न्याय प्रणाली में जो, या कानूनी प्रणाली जिसको न्याय प्रणाली कहते हैं, उसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं। एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक प्रक्रिया, उसको जो है फौजदारी बोल देते हैं, उसको फौजदारी, आम शब्द में फौजदारी या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक प्रक्रिया। वो मामला जो है वो समानता के आधार पे है, उसमें समान, लगभग समान है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दिया जा सकता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियों में अमूमन उसमें समानता है। सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी लिंग आधारित जो है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन लोगों के जैसे भूमि संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार आदि जैसे सिविल मामले, जैसे दीवानी मामले कहते हैं, उसको लेकर विभिन्न धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। उसके आधार पे विभिन्न धर्म के सिविल मामले अलग अलग आधार पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो मांग उठती रही है, पहले से भी उठती रही है। संविधान सभा में भी बहस हुआ था। हमारे संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 के तहत ये बात कही गई है कि राज्य समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे हो, लेकिन वो कहते थे कि स्वैच्छिक हो, जबरदस्ती न थोपा जाए। तो ये क्या मामला है इसको हम डिटेल में देखेंगे। कल जो है 1-2 दिन से जो है न्यायपालिका के जैसे कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं विधायक संसद सदस्यों द्वारा, चूँकि संसद का सत्र चल रहा है। उसी में एक अल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी, वो डिस्प्यूट रेडिसल सिस्टम, वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र में उसको के तहत जो है पूछा गया था लोक अदालतों के बारे में। लोक अदालत जो होते हैं वो एक विवाद को समाधान करने का, हल करने का एक न्याय प्रक्रिया के पूर्व की प्रक्रिया, यानी जब कोर्ट में चला जाए उसके पहले की प्रक्रिया है। इसमें आपसी सुलह समझौते के द्वारा विवादों को हल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो चूँकि ये सुलह समझौते से हल होता है, तो ऐसे मामले ही इसमें जाएंगे जो कि सुलह समझौते से हल किए जा सकते हों। ठीक है, तो बड़े क्रिमिनल केस ऑफेंस इसमें नहीं जाएंगे, जो जिनमें सुलह समझौते की गुंजाइश होगी सीआरपीसी की उन धाराओं में। वो बाकी सिविल मामले, अन्य मामले जो है फैमिली विवाद को और विवाद जो है
कंज्यूमर फोरम आदि के मामले इसमें जाते हैं। इसके मामले चूँकि ये अल्टरनेटिव है, त्वरित न्याय देता है, आपसी सहमति समझौते के आधार पर देता है, तो ये कोर्ट के बहुत सारे समय को, जो बहुत सारी पेंडेंसी है उसको कम करने में बड़ा मदद करता है। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या कैसे होता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू में, तो संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी किसानों की आय दोगुनी करने की। ठीक है, तो उसी संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था कि किसानों की आय दुगनी करने की केंद्र सरकार की योजना थी, उसके संदर्भ में क्या हुआ है और सरकार ने क्या क्या किया है। तो सरकार ने डिटेल बताया है कि अभी क्या स्थिति है। जब योजना लाई गई थी तब किसानों की आय मासिक कितनी थी एक परिवार की। 19 के बारे में 19 तक के डेटा उपलब्ध है, जिसको NSSO सर्वे के द्वारा उस तक बताया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि ये 23-24 तक इसको दुगनी हो जाएगी। NSSO के डेटा जब नया आएगा तो बाकी उसके लिए सरकार ने जो जो प्रावधान किया है, डिटेल प्रावधान, उसको इसमें बताया गया है। मैंने भी इसको बताएंगे। और ये आपके मेंस के लिए भी जो है, चूँकि आपका इंडियन एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो पेपर 3 के इंडियन इकॉनमी का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसमें बहुत सारे प्रावधान उसमें हैं, उसके लिए भी और प्री के लिए भी कई सारे इसमें आपको तथ्य, सूचनाएं और एनालिसिस, उसको क्या सोचना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानकारी जब हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे तो इसमें मिल जाएगा। इसी तरह से हर माह विदेश व्यापार के आंकड़े जारी किए जाते हैं, नवंबर के ही हैं। इसमें हम देखेंगे क्या स्थिति रही है, जल्दी ही देख लेंगे, फिर भी हम देख लेंगे। उसमें प्री के भी आंकड़े रहते हैं और अर्थव्यवस्था को समझने का में मदद मिलती है। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न के जवाब में देश में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत। देखिए, ऊर्जा आपके आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके पेपर मेंस के पेपर 3 का। ठीक है, ये इन्वायरमेंट पेपर 3 में ही इन्वायरमेंट वाले पहलू से ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ऊर्जा वाले पहलू से, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से पहलू से इसको लिया गया है, इसलिए इसको पेपर 2 में कर दिए हैं। इसमें इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें की गई हैं कि भविष्य की ज़रूरतों के लिए जब 2070 तक हम नेट ज़ीरो पालें, या 2030 तक जो है हम जो है अपना एक सर्टेन अमाउंट जो है, जिसको 67% तक कह रहे हैं कि हम उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर सकें, तो उस पर देखेंगे। ये रोड मैप है। ठीक है, इसी तरह से इश्यू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो एक प्रश्न पूछा गया था कि सोशल मीडिया को लेके, तो भारत के गृह मंत्री जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं गृह मंत्रालय में, नित्यानंद राय जी, उनका एक लिखित स्टेटमेंट है। उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया कैसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा के संबंध में क्या है, खतरा फैलाने का काम कर रही है और आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज़ में देखेंगे तो बांग्लादेश द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू, नौसेना का उसके द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू किया है, जिसमें 6 देशों की नौसेनाएं भाग ली हैं 8 जहाज़ों के द्वारा। उसमें भारत की 3 जहाज़ शामिल हुए हैं। ये भारत के बांग्लादेश के संबंधों के महत्व को बताता है। उसमें अगर देखेंगे कौन कौन से और देश शामिल हैं, तो म्यांमार था, मलेशिया था, चीन था, अमेरिका था और एक कोई देश थे। ठीक है, तो इन देशों के बाद, यानी अमेरिका और चीन के बावजूद भी, जिससे बांग्लादेश और के जो है हित, उसमें चूँकि इंडियन ओशियन में उनके भी हित टकराते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश के लिए हम महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अभी एक अच्छी खबर के रूप में यह था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्ष 2014 से ही चल रहा है। ये गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने की योजना है। ठीक है, इस योजना को प्राकृतिक रूप से बहाली, यानी कि प्रकृति के मूल रूप में किसी नेचुरल बॉडीज़ को लाने के लिए, जैसे नदी है, सागर है, या जो भी झील आदि है, या कोई इकोसिस्टम है, वो जो पहल चल रहे हैं उसमें विश्व के UN के द्वारा जो चयनित 10 पहलों में इसको स्थान दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है भारत के लिए। ठीक है,
हालांकि अभी इसमें बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जब आपके काम का सम्मान मिलता है, सराहना मिलती है, तो आपको काम करने की प्रेरणा और ज़्यादा विकसित हो जाती है। ठीक है। उसी तरह से फेम एंड PLI योजना, पर्यावरण में ही देखेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में नवीकरणीय ऊर्जा, उसमें भी नवीकरणीय ऊर्जा का आप पहलू देख लेंगे। दूसरा क्या है कि जो वायु प्रदूषण होता है उसमें एक तो ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ो, दूसरे जो वायु प्रदूषण होता है खासतौर से शहरों में, उसमें जो फॉसिल फ्यूल है जैसे डीजल है, पेट्रोल है, CNG भी है, इन सब का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में। ठीक है। इसको दूर करने के लिए एक वैकल्पिक साधन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करा जा रहा है, और फ्यूचर में ये लक्ष्य निर्धारित है कि भविष्य में जितने भी वाहन हैं उनको हम इलेक्ट्रिक पर कर दें, यानी कि वाहनों को लेके जो हमारा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है। तो उसमें क्या क्या प्रावधान सरकार कर रही है, एक प्रश्न पूछा गया था संसद में, उसके तहत इन्होंने जो जवाब दिया है ये हमारे काम की चीज़ें हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछले 5 सालों में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, क्या क्या किया गया है। तो हम देखेंगे इसरो ने क्या किया है। जैसे इसमें बताया है कि 19 देशों के 177 विदेशी उपग्रह छोड़ा है। इससे कुछ आय हुआ होगा, कुछ लाभ हुआ होगा, क्या और किया जा सकता है ताकि हम, या क्या और सरकार क्या कर रही है और क्या किया जाना चाहिए, कहाँ हमारी कमजोरी रह जा रही है, उन पहलुओं को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। संक्षेप में ही देखेंगे क्योंकि डिटेल में तो आप अपने साइंस टेक की क्लास में पढ़े ही होंगे। हम संक्षेप में यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक और न्यूज़ था कि अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। देखिए पिछले सप्ताह ही होने वाला था, ऐसा था। तो चीन, जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल या हम मिसाइल प्रक्षेपण करते हैं, चीन अपने जासूसी पोत को हिंद महासागर में भेज देता है। तो नोटम जारी हुआ था 5400 किलोमीटर के लिए। तो ये उम्मीद, ये पक्का तय हो गया था कि भारत अग्नि 5 को ही छोड़ने जा रहा है, क्योंकि इसकी क्षमता जो है 5000 प्लस किलोमीटर है। ठीक है। ये इस समय भारत की सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे कह सकते हैं कि उन्नतशील बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। जो परमाणु कैपेबल मिसाइल है। इसके जद में, इसके रेंज में अब चीन के सारे शहर आ गए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी चीन तवांग आदि में जो आंखें दिखा रहा है, भारत की वायुसेना अभी वहाँ पे जो है ड्रिल भी कर रही है। हालांकि कहते हैं कि वो पूर्व नियोजित था, लेकिन वहाँ सुखोई, राफेल आदि भी उड़ाया जा रहा है। उसी में अग्नि 5 का भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाया जाता है। और मज़ेदार बात है कि भारत कह रहा है कि ये 5000 किलोमीटर का है, 5000 किलोमीटर इसकी क्षमता है, लेकिन हमारा दुश्मन कह रहा है नहीं नहीं, ये 5000 नहीं है, इसकी क्षमता तो 84-8500 किलोमीटर है। क्यों ऐसा कह रहा है, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारी तारीफ हमारा दुश्मन क्यों कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमने तो छोटी चीज़ बनाई है, 5000 किलोमीटर तक, ये चीन के सारे शहर तक जाती है। चीन क्यों कह रहा है कि नहीं ये चीन तक ही नहीं, ये यूरोप तक जाएगी, है ना। समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या डिप्लोमेसी है, क्यों ऐसा कह रहा है, इतना हमारा दुश्मन हमारे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो जा रहा है। ठीक है। अभी एक और अच्छी खबर, जो पिछली बार हम पढ़ा रहे थे तो आप देखे होंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर पढ़ा, थोड़ा सा बता रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो कल्पक्कम वाला जो था, कि वहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर था, फिजाइल मटेरियल फिजन रिएक्टर में, जो विखंडन रिएक्टर था, उसमें थोड़ा सा चर्चा किए थे कि संलयन रिएक्टर भी प्रायोगिक स्तर पे है, और अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। अब कहा था कि होगा तो बताएंगे, और इस सप्ताह लकली हो गया। कुछ ऐसा हुआ है इसमें डेवलपमेंट जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रयोग ही स्तर पे जितना ऊर्जा संलयन के लिए दिया गया, उससे ज़्यादा ऊर्जा जो है संलयन के द्वारा निकला है। बहुत थोड़े समय के लिए निकला है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत समय से इसका जो चल रहा है। ठीक है। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है, अगर जो ये सही ढंग से आ गई तो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी, पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी।
यानी लोगों का जीवन बदल जाएगा। अब क्यों होगा वो मैं बताऊंगा। अगर नहीं बदलने की इसमें क्षमता होती तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के लिए इतना प्रयास होता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं सोशल पॉलिटिकल इश्यूज में पहला ही न्यूज़ जो है, पहला न्यूज़ है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। दोनों राज्यों के नेताओं ने बनाया इसे राजनीतिक मुद्दा। अगर थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम इसके मैप के साथ अगर चलें, ये मुद्दा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री के पास पहुंचे हैं, 66 साल पुराना विवाद है। ठीक है, कितना साल? 66। ये रहा विवाद, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा कर्नाटक और ये गोवा। ठीक है, और ये रहा विवाद। ठीक है, थोड़ा तो ब्रीफ कर ही चुके हैं, बता देते हैं, थोड़ा और बात बता देते हैं कि जब इसकी विवाद की शुरुआत 1956 के बाद हुई थी, जब संसद ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया था। भारतीय संविधान का पार्ट 1 भाग 1 राज्यों और राज्य के संघ और राज्य उसके अंग के रूप में राज्यों की आदि बात करता है, उसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होती। उसमें आर्टिकल 2 संविधान का अनुच्छेद 2 ये व्यवस्था करता है कि संसद जो है विधान बना के राज्यों का सीमाओं, उनका नाम आदि परिवर्तन करने की शक्ति रखती है। ठीक है, पहला बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन उन राज्यों की सीमाएं जो निर्धारित करने की शक्ति है वो संसद में है। इसको लेकर कुछ लोग आलोचना करते हैं कि भारत में राज्य प्रमुख इकाई नहीं है, संघ प्रमुख इकाई है, और उसको अमेरिकी संघीय व्यवस्था से तुलना करके की जाती है, जहाँ पे कहा जाता है कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था को कि राज्य अविनाशी राज्यों का मतलब संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिका। भारत के लिए कहा जाता है कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी संघ में तो परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। संसद चाहे तो साधारण बहुमत से ही कर सकता है। ठीक है, तो ये दिखने में उसी मांग के अनुरूप जब आंदोलन हुआ था तो उसको कई राज्यों को बदला गया था। उसी के दौरान कर्नाटक बना, महाराष्ट्र बना। उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो मराठी भाषी थे वो कर्नाटक में रह गए थे, और कन्नड़ भाषी जो थे वो मराठा या महाराष्ट्र में चले गए थे। ठीक है, उसको लेकर उसी समय विवाद हुआ था। विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक आयोग गठित किया था। उस आयोग मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व न्यायमूर्ति थे महेश चंद्र महाजन जी, महाजन आयोग जिसे बोलते हैं, उन्होंने उस पर लिया, अध्ययन किया 66 में, और फिर वो 67 में अपनी उन्होंने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कुछ हिस्सा इसका मराठी भाषी राज्यों का हिस्सा कर्नाटक का यहाँ महाराष्ट्र को दे देना चाहिए था, और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का कन्नड़ भाषी का कर्नाटक को मिल जाना चाहिए था। ठीक है, वो रिपोर्ट संसद में रखी गई, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। उस रिपोर्ट में चूँकि रख दिया गया तो क्षण की बातें आ गई, उसको लेके मांग की जाने लगी। उसमें ये कहा था कि जो बेलगाम वाला कर्नाटक, अब उसको कर्नाटक का जो बेलगाम, उसको बेलगावी बोल दिया गया था, वो इलाका जो है महाराष्ट्र को देने की बात थी। उसको लेके कर्नाटक में विरोध होना शुरू हुआ। कर्नाटक इसको देना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी जो है यहाँ पे एक विधानसभा बेलगाम में जो है, अब इसको बेलगावी बोलिए, वहाँ पे एक विधानसभा भवन बनाया। 2007 में वहाँ विधानमंडल का सत्र आयोजन किया। यानी उसने पूरी कोशिश की कि ये इसको जो है एक ऐसा मुद्दा बनाया जाए कि इसके महत्व को कि हम इसको देते हैं, और उसको नहीं देने के लिए तैयार था। अभी हाल ही में मुद्दा इसलिए चर्चित हो गया क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो है महाराष्ट्र के 40 गांव के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया गया था, कन्नड़ भाषी लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमें कर्नाटक में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि
सूखे के समय वहाँ पे महाराष्ट्र नहीं दिखाई देता, कर्नाटक काम करता है। ये एक मुद्दा था, इसका विरोध महाराष्ट्र में होना था, हुआ, ठीक है। उसको लेकर काफ़ी विवाद बना, दोनों विवाद इतना हुआ कि सड़क रोको, मारकाट तक स्थिति पहुंच गई। फिर केंद्र को दखल देना ही था, केंद्र ने दखल दिया। उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया। चूँकि दोनों राज्यों में समान या भाजपा कहें कि शासन में है, एक में तो संयुक्त सरकार है, एक में तो वहाँ की उनकी क्लियर कट मेजॉरिटी है। तो ऐसे में उन्होंने बुलाया और ये निष्कर्ष निकला, कुछ बातें उन्होंने कही कि पहली बात जो है, गृह मंत्री के और जो राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जो निष्कर्ष निकला वो ये कि यह मुद्दा, नीचे लिखा भी है, यह मुद्दा संविधान के तहत ही संविधान से तय होगा, सड़क से नहीं। यानी सड़क पे विरोध प्रदर्शन आदि करने से कोई फायदा नहीं है, इस मुद्दे का हल संविधान से होगा। अब संविधान क्या क्या प्रावधान कर सकता है हल करने का? देखिए, आप जैसे ही पहले ही बता चुका हूँ कि आर्टिकल 2 के तहत जो है राज्य केंद्र के पास, संसद के पास ये अधिक अथॉरिटी है कि वह किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दे। तो अगर वो देना चाहे महाराष्ट्र की कुछ हिस्से को कर्नाटक में और कर्नाटक के कुछ हिस्से को महाराष्ट्र में, तो उसको कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, उसको उस राज्य की विधानमंडल से कुछ समय के लिए लेना पड़ेगा, उसकी राय जाननी पड़ेगी, लेकिन वो राय भी बाध्यकारी नेचर का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये मुद्दा इतना आसान है तो ये हल क्यों नहीं कर लिया गया? भाई प्रश्न तो है ना कि सर जब इतना आसान है, केंद्र जब चाहे तब बदल सकता है, तो हल क्यों नहीं किया गया? हल न करने के पीछे, जैसे लोग कहते हैं ना, अभी ये है कि भारतीय, अब आप संघवाद की भी समस्या जो देखिए कि भारतीय संघ लोग कहते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और यहाँ एक छोटे से मुद्दे को 66 साल से हल नहीं किया जा सका है। और वर्तमान में तो इतनी ताकतवर केंद्र स्तर पर भी सरकार है और इन दोनों राज्यों में भी समान पार्टी की सरकार है, लेकिन नहीं किया जा सका है। तो एक संवैधानिक प्रावधान होते हैं और एक व्यवहारिक राजनीतिक जटिलताएं होती हैं। तो व्यवहारिक राजनीतिक जटिलताएं संसद को रोकती है इस तरह के कोई भी निर्णय लेने से। कोई भी निर्णय लेंगे, अगर वो महाराष्ट्र के हित वालों को लगा, महाराष्ट्र के लोग जो मांग कर रहे हैं, अगर संसद ने उनके पक्ष में लिया तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लोग तो उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन कर्नाटक के लोग उनसे खफा हो जाएंगे। और कर्नाटक के पक्ष का निर्णय लिया तो महाराष्ट्र के लोग खफा हो जाएंगे। ऐसे में अमूमन राजनीतिक नेतृत्व तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। और दूसरा रास्ता ये हो सकता है, एक तो पॉलिटिकल वाला जो रास्ता है वो खत्म हो जाता है संसद के द्वारा, जो मतलब संसद अपनी स्वतः से अपनी शक्ति का प्रयोग करके कर सकती है, लेकिन उस पर राजनीतिक कारणों से इस पर रोक लगा दी जाती है। दूसरा रास्ता है कि उसी में संविधान में ही व्यवस्था की गई है अंतर्राज्यीय परिषद, इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए किया जा सकता है। उसमें विभिन्न राज्यों के आपस में मिलकर चर्चा हो सकती है, डिस्कस हो सकता है, म्यूचुअल कोई समझौता हो सकता है कि हाँ ठीक है, कुछ क्षेत्र आप ले लो, कुछ क्षेत्र आप ले लो, और जिस पे दोनों राज्य सहमत हो जाएं, फिर संसद पार्लियामेंट का एक्ट बना के उसको लागू कर देगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो दूसरा विवाद ये, एक तो संसद आर्बिट्री रूप से करे, संसद स्वयं से कर दे, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कानूनी या संवैधानिक रोक नहीं है। रोक क्या आ रही है? इस पे रोक है राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दा होने का। दूसरा है अंतर राज्यीय परिषद द्वारा। ये एक मुद्दा खुला है, इसमें चर्चा हो सकती है, लेकिन चूंकि इतना सेंसिटिव मैटर है ना कि इसको कई बार राज्य सहमत नहीं होते हैं, छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते। अब सोचिए, बेलगांव को कर्नाटक कैसे छोड़ेगा जब वहां पे उसने अपनी विधानसभा ही बना दी? तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में उसके द्वारा उसको छोड़ना या महाराष्ट्र के द्वारा छोड़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए फिर भी ये रास्ता खुला है, अगर इस पे बातचीत के द्वारा कोई हल हो जाता है, कई बार हो जाता है तो फिर संसद के एक्ट के द्वारा इसे कर दिया जाता है। तीसरा रास्ता बचता है सर्वोच्च न्यायालय वाला।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो राज्यों के बीच का मामला होता है, टकराव का मामला होता है, वो मूल अधिकारता होती है। दो राज्यों के बीच या संघ और राज्य के बीच या दो राज्यों के बीच कोई टकराव होता है तो वो मामला भारत की सुप्रीम कोर्ट में जाता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट चूंकि संघीय व्यवस्था का भी जो है एक तरह से संघीय न्यायालय के रूप में भूमिका अदा करती है और संविधान के संरक्षक के रूप में उसकी भूमिका अदा करती है, अतः वो मामला वहाँ पे गया है। ऑलरेडी चल रहा है, 50-60 साल से चल रहा है। वहाँ पे भी वही समस्या आ रही है कि क्या कौन सा फैसला लिया जाए। वहाँ पे भी न्यायालय कोशिश करती हैं कि अगर देखिए टेक्निकली वो भी कोई भी फैसला अगर उनको तकनीकी आधार पे लगता है तो उसे लागू कर सकती हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके पहलू सोचते हैं कि कोई चीज़ स्वेच्छा से हो जाए, लोग उसको स्वीकार कर लें तो बेहतर है। तो वही है, अब इसके पास 3 विकल्प है संविधान के तहत, सड़क के तहत नहीं, संविधान के तहत संसद बना दे स्वयं से, हो सकता है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति को देख के, संवेदनशील मामले को देख के संसद कोई स्वेच्छा से फैसला ले लेगी ऐसा लगता नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद में मामला जाए, चर्चा चले, वो भी लिम्का, और सर्वोच्च न्यायालय इसमें मामला चल ही रहा है। तो जब तक ये मामले चल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, राज्य केंद्र सरकार कह देती है कि मामला न्यायिक विचाराधीन है, अतः हम इसमें कोई फैसला नहीं लेंगे। ये बचने का एक वो है, क्योंकि ऐसा रोक अगर लगा दिया है, कोई स्टे लगा दिया है कि नहीं संसद कुछ ऐसा नहीं कर सकती है, तो लेकिन कभी भी संसद के वो अधिकार हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगी। लेने चाहे तो ले सकती है, लेकिन वहीं बताया ना कि सेंसिटिव मामला होने के कारण इस पर कोई राय, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक पहला यह है कि यह जो है संविधान से तय होगा, संसद से नहीं, सड़क से नहीं। फिर इसके लिए जब तक मामले को हल करने के लिए दोनों राज्यों के तीन मंत्रियों की एक समिति, एक समिति बनाई गई है। ये भी देखे मामला, इसको बियॉन्ड द कोर्ट देखा जाए, कोर्ट के बाहर, कोर्ट में तो चल ही रहा है। 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है, जो 6 लोगों की, फिर जो देखे। और जब तक कोई भी बात नहीं हो रही है, इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर और व्यवस्था सही रहे, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस, एक वरिष्ठ पुलिस आईपीएस अधिकारी, आईपीएस के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो क्या करेगी, इस क्षेत्र की, जो विवादित क्षेत्र है, इस क्षेत्र की केंद्र सरकार ने बनाया, इस क्षेत्र के विवादित क्षेत्र के शासन और प्रशासन यानी शांति व्यवस्था को मैनेज करे। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकला है। आपको थोड़ा बता भी दिए हैं कि संघीय व्यवस्था विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, बात ठीक है, लेकिन जो व्यवहारिक धरातल है, व्यवहारिक राजनीति है, वो कैसे उसको दुष्कर बना देती है कि 66 साल से एक मुद्दा हल नहीं हो पाया है, और अभी अगर सहमति नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ जाए, मुझे नहीं लगता कि संसद कोई भी ऐसा फैसला करेगी जो उसके किसी एक राज्य के लोगों द्वारा मान्य न हो। ठीक है, तो जो भी होगा देख लीजिएगा, यही सब बातें इसमें कही गई है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, तथ्यात्मक सूचनाएं जो है सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ देखते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक का ब्यौरा आरटीआई के दायरे में नहीं है। ठीक है, मामला क्या है, कॉलेजियम बताए क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात आती है तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज या जस्टिस जो भी कर दें, इसको चलो हिंदी में लिख देते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश।
यानी कि CGI यानी मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति CGI को चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उनको मुख्य न्यायमूर्ति बोलते हैं। और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये मिलके सुप्रीम कोर्ट में जजों में या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका, उनका निर्णय ही, उन्होंने जो जजमेंट आया है कोलिजियम सिस्टम पे, उसमें ये आया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक स्वतंत्रता के पहलू को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की वरीयता है। और उसमें कोलिजियम सिस्टम जो कहता है, कोलिजियम के जो निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति उसको मानते हैं। अभी जो व्यवस्था है कि एक बार राष्ट्रपति उसे लौटा सकते हैं और दोबारा अगर उसको बैक करके उसी चीज़ को फिर से रिट्रीट कर देता, मतलब उसे वापस कर देता है कोलिजियम की, नहीं इन्हीं को करिए, तो राष्ट्रपति को उस फैसले को मानना होता है। ठीक है, ऐसे ही मंत्रिमंडल को लेकर भी है कि मंत्रिमंडल एक बार कोई चीज़ देता है तो उसे राष्ट्रपति लौटा सकते हैं, दोबारा करता है तो उसको मानना पड़ता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, हालांकि इसका वर्णन संविधान में लिखित नहीं है, फिर मैंने बताया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि संविधान को उसके शब्दों और उसके आत्मा के आधार पर कहना चाहिए, और जो विधान होता है वो संसद के द्वारा भी बनता है, और जब तक संसद कोई विधान नहीं बनाती है तब तक आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, साधारण पावर है, जिसके तहत वो कुछ निर्णय दे सकती है जिसका बल जो है संसद के विधान के समान होता है। ठीक है, तो उसी कुछ तरह से जो है इसको लागू किया गया है। अभी कुछ जो फैसले उसमें टिप्पणियां भी जजेस ने की है सुप्रीम कोर्ट के, कि जब तक संसद कोई कानून अलग से जजों की नियुक्ति की नहीं बना देती है तब तक कोलिजियम ही सिस्टम लागू है और इसको सबका पालन करना चाहिए, इसका सबको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हम उस विवाद में नहीं जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं मामला क्या है। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2018 को हुई कोलिजियम की बैठक की जानकारी सार्वजनिक करने की याचिका खारिज कर दी। एक कोलिजियम की बैठक हुई थी, उसमें एक निर्णय लिया गया था। बाद में जब वो चेंज हुए जज, दूसरी कोलिजियम बैठक आई तो उसमें जो जज को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की बात की गई थी वो उसमें नहीं थे। ठीक है, तो इसको लेकर मांग की गई थी कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या चर्चा हुआ था। ठीक है, इसको सुना, इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने, हालांकि याचिका अंजलि भारद्वाज की खारिज कर दी थी, कोर्ट ने इसको सुना और फैसला दिया कि आरटीआई अधिनियम के तहत, कोर्ट ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत विवरण का खुलासा करने की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि कोलिजियम की बैठक की जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं आती। अर्थात कोलिजियम में क्या चर्चा हो रहा है वो नहीं आता, जो एंड निर्णय हो गया, जो डिसीजन आएगा कि क्या फैसला लिया गया, उसको स्वतः ही उसको वेबसाइट पे डाल दिया जाता है। तो वो डाल दिया जाता है तो इसलिए उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी डिस्कशन क्या हुआ है उसको नहीं चर्चा की जा सकती। कई बार न्यायपालिका में कहा कि जो अस्थायी प्रवृत्ति के फैसले हों, यानी जिसमें अभी कुछ कॉन्क्रीट हुआ ही नहीं है, उसके बारे में सूचना देने का न देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब कोई निर्णय हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही उसको दायर कर दिया जाता है, उस पर वेबसाइट पर डाल दिया जाता है और फिर वो पब्लिक में फोरम में आ जाता है। ठीक है, इसी से इसको ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे से अपने को बाहर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय 2019 का था। एक संविधान पीठ थी जिसकी अध्यक्षता जो है उस समय जो है रंजन गोगोई जी कर रहे थे। उसमें एन.वी. रमन्ना थे, वर्तमान सीजीआई थे, यानी एन.जी. रमन्ना जो इसके पहले के थे, इसके पहले के पहले चंद्रचूड़ थे, आदि 5 लोगों की ने ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं उनका जो ऑफिस होता है वो आरटीआई के दायरे में आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी 1+33 जज हैं, 34 जजों की है सुप्रीम कोर्ट। ये जज होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑफ सीजीआई होते हैं, एक माने सीजीआई
और एक CGI होते हैं और बाकी 33 जज होते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम भी हो सकती है, अभी 28 ही है, ठीक है। इनके ऑफिस जो CGI होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक हेड भी होते हैं। प्रशासनिक हेड के रहने के नाते इनको कुछ ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ता है। अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में इनका ऑफिस जो काम करता है वो RTI के दायरे में है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस कैसे कोर्ट लगाता है, कैसे क्या जाने, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है CGI ऑफिस का, वो RTI के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने ही कहा कि वो RTI के दायरे में है। लेकिन ये कुछ न्यायिक कार्य भी करते हैं। उन न्यायिक कार्यों में जो है न्यायिक कार्य जो है इससे दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। हालांकि अब संविधान पीठ ने खुद ही, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संविधान पीठ के डिस्कशन को जो है ऑनलाइन करने लगे हैं, यानी लाइव डिस्कशन होने लगा है, सुनने लगे हैं, जानने लगे हैं। लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं जो सेंसिटिव प्रकृति के हैं, उनका अभी लाइव नहीं होता है, उनके हम एंड रिजल्ट भी जानते हैं, ठीक है। तो इस फैसले का असर उस पर नहीं होगा कि CGI का जो प्रशासनिक कार्यालय है वो अभी भी RTI के दायरे में है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना कहना है, जो कोलिजियम बनती है उसके जो डिस्कशन होता है उसके बैठकों में, उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो RTI के दायरे में ही है, क्योंकि वो ऑनलाइन वैसे भी डाल दिया जाता है। लेकिन जो उसका डिस्कशन होता है, जो उसका अस्थायी प्रकृति का निर्णय होता है या उसमें उस पर RTI के तहत मांग नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद अपने लिए अपने जो है चीफ जस्टिस ऑफिस के लिए RTI कही थी, तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें स्वतंत्रता के नाम पे ओपेकनेस या उसको गोपनीयता का आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उत्तरदायित्व भी रहने चाहिए। हाँ, कुछ सेंसिटिव चीज़ों को इससे बाहर रखा जाता है, वो ज़रूरी भी है। उसको छोड़कर ज़्यादातर मसलों में हमें खुलापन या राइट टू इंफॉर्मेशन को मानना चाहिए और गोपनीयता से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये निर्णय रहा है। अब आप इसको देख लीजिएगा क्या क्या तर्क दिए गए हैं उसमें। तीसरा न्यूज़ देखते हैं कि राज्यसभा में भारी हंगामा के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा थे, 9 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया। अब देखिए, भाजपा के सांसद ने पेश किया तो इससे ये मत समझ लीजिएगा कि भाजपा सत्ता में है तो ये सरकार ने पेश किया, ठीक है। संसद में 2 तरह के विधेयक पेश किए जाते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक निजी विधेयक, जिसे प्राइवेट विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक सरकार के तरफ से पेश किए जाते हैं, ठीक है। अतः उसको चूंकि सरकार की तरफ से पेश किए जाते हैं और सरकार का बहुमत होता है, अतः उसके लिए मतदान की ज़रूरत नहीं करती है, ठीक है। वो पेश किए जाते हैं, फिर उसको कार्रवाई के भाग हो जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। अगर वो पास हो गए तो विधान बनता है, और अगर वो रिजेक्ट हो गए या तो सरकार वापस ले लेती है, या तो रिजेक्ट हो जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो देखा जाएगा, अगर लोकसभा में रिजेक्ट होती है तो सरकार मान लिया जाता है कि सरकार ने किसी विधेयक को लाया है और उसके पास बहुमत नहीं है, वो फेल हो जाती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है, इसलिए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक आमतौर पे पास हो जाते हैं। कम से कम लोकसभा में तो पास ही हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास अगर मेजॉरिटी है तो। अगर पास नहीं होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि मेजॉरिटी नहीं है, फिर उसकी नैतिक दायित्व होता है, और फिर सरकारों को अगर लोकसभा में ही उनके द्वारा लाया गया कोई विधेयक फेल हो गया, धन विधेयक फेल हो गया तो कंपलसरी है, अगर सामान्य विधेयक भी फेल हो गया तो उनकी नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो इस्तीफा दे दें, ठीक है। राज्यसभा के में सरकार के मत का कोई ऐसा उनके ऊपर सरकार जाने पर असर नहीं होता है, वो विधान पे जरूर होता है, ठीक है। तो पहली बात कि ये निजी विधेयक है, आप समझ लीजिए कि मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ कि भाजपा के सदस्य के द्वारा लाए जाने के बावजूद भी ये सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक नहीं है, ठीक है। इसे आप सरकार का मत नहीं मानिए, उस भारतीय जनता पार्टी का एक मत हो सकता है, लेकिन ये सरकार का मत मत मानिए, ठीक है।
तो अब ये है कि सरकार अगर कोई लाती है तो ये तो अंडरस्टूड है कि उसका बहुमत है, इसलिए उसको स्वीकार करके चर्चा में शुरू हो जाता है। लेकिन जब कोई निजी व्यक्ति लाता है तो पहले ये देखा जाता है कि इसे संसद में चर्चा करने योग्य है भी या नहीं भी। चर्चा के बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है। इसे संसद में प्रस्तुत करने, चर्चा करने, यानी संसद का समय लेने देने योग्य है भी कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए जब भी कोई निजी विधेयक पेश किया जाता है, निजी विधेयक माने किसी संसद सदस्य द्वारा, किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा नहीं हो जाता। इसे मत सोचिएगा कि प्राइवेट पार्टी कोई आके हम आप जाके कर देंगे, नहीं। हम आप जब संसद सदस्य बनेंगे और कोई विधेयक अगर हम पेश करते हैं संसद सदस्य बन के, तब उसे निजी विधेयक कहा जाएगा। और जब सरकार पेश करेगी तो वो तो सरकारी विधेयक होता ही है। ठीक है, उसको सरकारी विधेयक नहीं, उसको विधेयक कह देते हैं, इन्हें निजी विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पेश हो, इस पे चर्चा हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि इस पे सदन का राय ले ली जाए। तो राय लेने के लिए क्या होगा, मतदान होगा। और मतदान में बहुमत होगा कि बहुमत कहेगा कि नहीं इस पे चर्चा की जानी चाहिए, तो उस चर्चा की जाएगी, उसको लिए रख लिया जाएगा, प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएगा। उसमें फिर कार्य प्रक्रिया के लिए उसमें लिस्टेड हो जाएगा, कभी इस पे चर्चा होगी, इस पे लोग अपना पक्ष रखेंगे, और अगर वो उसके अगेंस्ट लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फेल हो जाता है। जैसे इसी के लिए इसको स्वीकार करने के लिए मतदान हुआ था। मतदान के पक्ष में 63 लोग थे और विपक्ष में 23 मत। इसका मतलब है कि 63 तो 23 से बड़ा ही है। इसका मतलब है कि इसे राज्यसभा ने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पे चर्चा हो के पास होता है तो ये लोकसभा में जाएगा, फिर वहाँ मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा। वहाँ मतदान मतलब इसको सुना जाए कि नहीं सुना जाए इसके लिए नहीं, हाँ, फिर वहाँ पे उसके पक्ष विपक्ष जैसे विधेयक चर्चा होती है उसके आधार पे उसका चर्चा किया जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी हो गई प्रोसीजरल जानकारी, सूचना। दूसरा है कि यूसीसी है क्या। जो समान नागरिक संहिता होता है, ये जैसे कि आपको पता है कि लोकतंत्र में उदारवादी मूल्यों का बल दिया जाता है। उदारवादी मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि पर बल देता है। समानता में सभी को बराबर रखने की बात की जाती है, सभी लोग बराबर रखने की बात की जाती है। ठीक है, उसी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में भी सभी को समान मानने की बात की जाती है। अब न्यायिक प्रक्रिया में दो तरह के मामले आते हैं। एक होता है जो आपराधिक मामला होता है, दूसरा मामला होता है सिविल या नागरिक मामले। जो आपराधिक मामले होते हैं वो राज्य से जुड़े होते हैं। आप कोई अपराध करते हैं, आपने हमको मारा तो हमारे साथ तो गलत किया, लेकिन आपने राज्य के साथ भी गलत किया, क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की है और राज्य ने हमारी सुरक्षा के लिए कुछ विधान बनाए हैं और आपने राज्य के विधान को तोड़ा। तो राज्य के विधान जब आप तोड़ेंगे तो उसमें सभी को बराबर कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़कर, जैसे आप कह सकते हैं कि उसी हत्या के लिए 18 साल प्लस वाले व्यक्ति के लिए कठोर सजा है और उससे कम के उम्र के बच्चों के लिए कुछ, जिन्हें हम किशोर कह सकते हैं या बच्चे कह सकते हैं, उनके लिए कुछ कम सजा है। तो ये भेदभाव है उम्र के आधार पे, लेकिन ये रीजनेबल है, उनकी विशेष परिस्थितियों के आधार पे देखा गया है। बलात्कार आदि के मामले में भारत के संदर्भ में, पश्चिमी देशों में तो बलात्कार, चाहे बलात्कार या सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है पुरुष भी महिला पे कर सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए माना जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो पुरुष के लिए ही, मतलब उस पर पुरुष का ही है, महिलाओं के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं है। हालांकि अभी पंजाब में एक मामला आया था, तो अब जो भी चेंज होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति है। इसी तरह से घरेलू हिंसा, आप महिला जो है जो किसी पुरुष पे वो लगा सकती है आरोप। ठीक है, अगर खासतौर से अगर देखा जाए दहेज उस वाले मामले में देखा जाए तो जो महिला होती है वो उसके अपने पति पर, ससुर पे, सास पे मुकदमा दर्ज करा देती है, दर्ज हो जाता है। लेकिन अगर सास ससुर किसी बहू से पीड़ित हैं तो उन्हें सिर्फ महिला पे नहीं, महिला और बेटे दोनों पे लिखाना पड़ता है। तो ये परिस्थितियों को कि कहीं इसका दुरुपयोग न कर ले कोई चीज़ें,
ठीक है, ये कुछ ऐसी 1 2 4 6 चीजें हैं जिसको छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में जो क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल मतलब जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसमें सभी के साथ समानता का बर्ताव किया जाता है। ठीक है, परिस्थितियों के आधार पर कम ज़्यादा न्याय होगा, लेकिन सबके सामने समानता का। लेकिन जो मामले लोगों के व्यक्तिगत जीवन से हैं, जैसे संपत्ति, जैसे उत्तराधिकार, कि हमारी संपत्ति में हमारे बच्चों में कैसे बंटवारा होगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, बेटों को क्या मिलेगा, बेटी को क्या मिलेगा, बहू को क्या मिलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामले। विवाह की क्या प्रक्रिया होगी, तलाक का क्या मामला होगा, तलाक होगा तो संपत्ति में क्या मिलेगा, कितना विवाह करना है, विवाह को कैसे करना है, क्या मानना है, ये सारे ऐसे मामले हैं जो व्यक्ति के जीवन, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं या समाज के अपने प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें अमूमन देखा गया है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के अलग अलग मान्यताएं रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें विशेष व्यवस्था दी गई है। हालांकि जैसे जैसे समाज की प्रगति हो रही है, मूल अधिकारों का मांग बढ़ रहा है, सामाजिक रूप से प्रगति के बाद अगर कोई सिविल राइट, कोई सिविल मामले, सिविल जो है अधिकार, सिविल, अगर वह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में, यानी जो उदारवादी मूल्य हैं, जैसे समानता हुआ, स्वतंत्रता हुआ आदि पर अगर वो कुठाराघात पहुंचाए तो निश्चित रूप से उसको लेकर मामला बनता है, चिंता भी होती है, आदमी जाता भी है। कोर्ट ने उसको रिलीफ भी दिया है, कई चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज भी किया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं। तो इसको मांग आज़ादी के समय से ही लेकर, जो संविधान सभा से ही हुई थी, कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है, जो उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, उसके मैनिफेस्टो में ही 2019 में है कि वो सरकार बनेगी तो समान नागरिक संहिता को लागू करेगी। ठीक है, इसमें यह है कि एक समान नागरिक जो संहिता होनी चाहिए, कोड होना चाहिए, उस सबको लागू होना चाहिए। यानी कि विवाह का, या उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है कि ठीक है विवाह का नहीं तो संपत्ति में होना चाहिए, उत्तराधिकारी में होना चाहिए, ताकि समाज के किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को, ठीक है, अभी जो विशेष अधिकार दिया गया है वो समाज को एक यूनिट मान के दिया गया है। मांग क्यों की जा रही है? व्यक्ति को यूनिट मानने की। जब व्यक्ति को यूनिट मान लेंगे तो कोई भी सामाजिक प्रथा अगर व्यक्ति के अधिकारों में रुकावट आती है तो वो उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, इसको लेकर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विरोध किया जाता रहा है कि उन्हें ये डर लगता है कि यूसीसी के बहाने कहीं बहुमत वाले जो व्यवस्थाएं हैं, जो बहुमत वाले सामाजिक और जो सामाजिक कर्मकांडी व्यवस्थाएं हैं, जैसे संपत्ति में या विवाह आदि में, उसको लागू न किया जा सके। ठीक है, इन्हीं सारी चिंता को लेकर डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि ये हो, क्योंकि ये उदारवादी मूल्य है। किसी अगर सिविल राइट से ही अगर किसी को कहीं अगर बेटे और बेटी को बराबर हक मिल रहा है और किसी व्यवस्था में अगर बेटी को बेटे से कम मिल रहा है, तो आधुनिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के टर्म में देखा जाए तो ये व्यवस्था ये कहीं न कहीं उचित नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ धर्मों की नहीं है, कई सारी जनजातियां हैं जो अपनी प्रथाएं मानती हैं, और अगर वो प्रथाएं कोई किसी का विरोध नहीं कर रही हों, कोई ऐसी लॉ को नहीं तोड़ रही हूँ, किसी के फंडामेंटल राइट को, तो उसको लागू करने का भी अधिकार हमारे मूल अधिकारों में ही दिया गया है। ऐसे में इस पे क्या वो अपनाया जाए, क्योंकि ये दिखता तो बड़ा आसान है। अभी जब इसको लागू किए जाएंगे तो जो हिंदू कोड है, जो इसको लागू किए जाएंगे तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 का, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1967, और भी ईसाई आदि जो धर्म, पारसी, यहूदी आदियों के लिए जो बना है, उनका क्या, उन सबको क्या हो जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये इतना आसान है नहीं जितना सोच रहे हैं कि उसमें किसे छोड़ेंगे, किसे लागू करेंगे, किस उसमें हो सकता है कि कोई व्यवस्था हिंदू विवाह अधिनियम में बहुत अच्छी हो तो आप उसे लेंगे, वो लेंगे इसलिए क्योंकि अच्छी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ तालमेल बिठा रही है। लेकिन
वो सिर्फ इसलिए है कि किसी व्यवस्था में उसका विरोध हो सकता है। तो मेरा मानना है, और ये आपका भी होना चाहिए, और ये संविधान सभा में भी ये बात हुई थी, और अगर संविधान के संदर्भ में भी देखें तो आर्टिकल 44 जो है नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी इसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें हैं वो किसी जो आपको मिली गई हैं उस व्यवस्था को आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। यह इतना मतलब है कि उसके लिए आप न्यायालय में जाके नहीं कर सकते हैं कि यूसीसी लागू करो, क्योंकि संविधान के फला आर्टिकल में ये बात है। क्योंकि उनकी, हालांकि उसको जब अन्य चीज़ों से जोड़ते हैं तो वो प्रभाव पड़ता है और समय के साथ इसमें करता है। तो इसको लागू करना है तो उसके लिए धीरे धीरे करके क्रमिक रूप से इनमें कुछ इन्हीं में कुछ चेंज करिए। कई सारे धर्मों के अपने अपने जो उनके लिए जो कानून हैं, विवाह है आदि जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं में ही संशोधन करने की बात किया जाए, ताकि वो ज़्यादातर जो है क्या हो, जो समस्याएं हैं, वो जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जिनको लग रहा है कि आज के समय में वो सामाजिक कुरीतियां दिख रही हैं, उनको दूर करने की या समानता को इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। ताकि अगर ये फोर्सफुली करेंगे तो समानता को इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ाने में शायद फ़ायदा न हो, लेकिन ये समाजों के आपस में संघर्ष का कारण बनने की इसमें क्षमता है। इसी को देखते हुए देखिए, इसको सरकार नहीं लाई है, इसको सरकार नहीं लाई है, और भले इस पे जाए चर्चा किया जाए, लेकिन इसको लागू करने के लिए रायशुमारी, आपस में बातचीत, या वही विकल्प है कि इन्हीं जो आपस में विभिन्न धर्मों के कर्मकांड हैं या जो उनके लिए विशेष नियम कानून बने हुए हैं, उन्हीं को ही डेमोक्रेटाइज किया जाए, उन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के संदर्भ में उस तरह से किया जाए कि जो व्यक्तिगत समानता है उन धर्मों के समाजों में भी वो लागू हो सके। तो ये समस्या ज़रूरत ही नहीं पड़े, और जब सब व्यवस्था हो जाएगी, समय के साथ आगे समाज और प्रगति करेगा, तो फिर हो सकता है कि आप इसको लागू करें तो उस तरह का विरोध न हो। ठीक है, जो आपका अगर निष्कर्ष कोई आपसे पूछे तो इस पे डॉक्टर BR अम्बेडकर का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे क्रमिक रूप से होना चाहिए। धीरे धीरे उन समाज के लोगों को मिला के उनके लिए जो विशेष प्रावधान है उसी को डेमोक्रेटाइज, उसी को लोकतांत्रिक और उन समाज के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला करना चाहिए। जब धीरे धीरे वो समाज खुद ही उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, फिर स्वेच्छा से ही अपने इस दिशा में अपने आप ही समाज बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुसंस्कृतिवाद का एक दौर चल रहा है, उसमें बहुसंस्कृति आपस में मिलती हैं, तो ये होता है कि उनका फ्यूज़न होता है। लेकिन उस फ्यूजन के दौरान जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होती है ना, लोग अपने कल्चर को लेकर और ज़्यादा रिजिड होते जाते हैं। उनको डर लगता है कि उनके कल्चर पे हमला ना हो जाए, तो उसको लेकर वो ज़्यादा और रिजिड होते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि परसुएसन किया जाए। ठीक है, उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें ऐसा न किया जाए कि वो और ज़्यादा रिजिड हो जाएं उन चीज़ों को जिनको वो स्वेच्छा से ही त्याग सकते हैं, उनके लिए भी वो रिजिड न हो जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं संविधान के मूल अधिकारों में उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, और भी प्रावधानों में जैसे जनजाति क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान मिले हुए हैं। अतः यहाँ पे जो संतुलित है कि वांछनीय है बट स्वैच्छिक होना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू से 16 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था? लिखित उत्तर में दिया था। लिखित मतलब स्टार्ड क्वेश्चन, सॉरी अनस्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन मौखिक होता है, सप्लीमेंट्री पूछा जाता है, और अनस्टार्ड क्वेश्चन लिखित होता है। उत्तर दिया कि लोक अदालत, उनसे पूछा गया था कि जो अल्टरनेटिव
डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम की वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र से जुड़ा प्रश्न पूछा गया था। वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र में देखा जाए तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें लोक अदालतें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो लोक अदालत बताया गया कि लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र है। एक ऐसा मंच है जहां पे न्यायालय या पूर्ण मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सौहार्दपूर्ण ढंग से, देखिए कोर्ट में जब कोई मामला होता है तो कोई एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। जब मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करते हैं, जब संघर्षों का सौहार्दपूर्ण समाधान देते हैं तो दोनों पक्ष अपने को जीता हुआ महसूस करता है। ठीक है, और ये बल दिया जाता है। इसीलिए विवाद निपटानों के लिए जो विवाद निपटान का जो गैर संघर्षपूर्ण जो है ना, जो गैर बाध्यकारी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे भी जो करोड़ों मामले न्यायालय में लंबित हैं, अगर उनको सही ढंग से मूल्यांकित करके सही ढंग से अगर उस पर अप्रोच से किया जाए तो अधिकांश मामले तो परस्पर सुलह और समझौते से ही सॉल्व हो सकते हैं। उसमें कई मामले ऐसे हैं जो आवेग द्वारा कर दिए गए हैं, जिसमें हमारी सोच ऐसी रही कि फला ने हमारे साथ अन्याय किया, ये किया, और बहुत छोटे छोटे मैटर को लेके भूमि संपत्ति के कई सारे मामले बहुत छोटे, पता चला कि 2 फुट जगह के लिए 2 पीढ़ियां जो है खप गई। ठीक है, तो उनका राइट है, वो लड़े, कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। हालांकि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं इन्होंने ही ऐसे ही उसमें कहा था कि जो है आप वकीलों के चक्कर में पड़ गए, बार काउंसिल में ही हंसे कहे थे, तो ये खुद ही न्याय नहीं होने देते हैं, मामले को लटकाते रहते हैं। ठीक है, चूंकि वो बड़े फ्रैंक विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो अपनी बातें खुल के कहते हैं, इसके लेकर उनकी कोई लोग आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। कई बार मामले जो आसानी से निपट सकते हैं वो मामले भी कॉम्प्लिकेट बना दिए जाते हैं। ठीक है, उस तरह के मामले को वैकल्पिक विवाद समाधान के द्वारा, परस्पर सुलह समझौतों के द्वारा हल करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में लोक अदालत आता है। ठीक है, चूंकि ये मामले को परस्पर सहमति और समझौते के द्वारा दूर कर देता है, अतः यह मामले का स्थायी समाधान कर देता है। जैसे हमारे और आप में कोई विवाद हुआ, ठीक है, हम आप किसी तीसरे पक्ष से गए, कोर्ट में गए, उसने कोई मुझे निर्णय दिया, मुझे नहीं पसंद आया। क्यों? क्योंकि उसमें एक पक्ष को सही, दूसरे पक्ष को गलत ठहराया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष हारा हुआ महसूस करता है। जो पक्ष हारा हुआ महसूस करता है वो ऊपरी कोर्ट में जो है जाता है। ठीक है, तो ऐसे मामला चलता रहता है। लेकिन जब 2 लोग आपस में बैठ के कोई समझौता कर लेते हैं, सहमत हो जाते हैं, जिसमें न कोई हारता है न कोई जीतता है, तब उसके बाद उस फैसले को मानने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। और दूसरे, जब परस्पर सहमति से ही स्वीकार कर लिया है, समझौता ही कर लिया है, तो फिर इसमें अपील करने का कोई प्रावधान तुक नहीं रहता है। इसीलिए जो लोक अदालत होते हैं, इनको जो नालसा एक्ट के तहत जो है, 87 के एक्ट के तहत इनको सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है। सिविल कोर्ट के दर्जे में ये गवाह बुला सकते हैं, वो बुला सकते हैं। ठीक है, और इनके निर्णय का किसी भी कोर्ट में क्या है, उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। क्यों भाई? क्योंकि ये परस्पर सुलह और समझौते पर आधारित होते हैं। इसमें जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं होंगे तब तक लोक अदालतें अपना निर्णय नहीं देती हैं। जब सहमत हो गए, निर्णय आ गया, इसके बाद सारे जो और ऊपर के कोर्ट में जाना और आदि जो अपीली अधिकार है वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए लोक अदालतें चाहे ग्राम स्तर पे हों, ब्लॉक स्तर पे हों, जिला स्तर पे हों, राज्य स्तर पे हों, को सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे हों, उनके फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं जारी की जाती है, क्योंकि वो परस्पर समझौते के आधार पे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि लोक अदालत का नेचर क्या है। अब क्या है जरा देख लीजिए थोड़ा डिटेल में। मुख्य रूप से जनता की अदालत है, पब्लिक कोर्ट है।
इसमें 2 या 2 से अधिक विवादित पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार शर्तों पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, निर्णय किस पर लिया जाता है? पारस्परिक रूप से स्वीकार। कानूनी सेवा प्राधिकरण, लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिनियम 1987, जिसको नालसा एक्ट भी कहा जाता है, के तहत लोक अदालत द्वारा किए गए एक फैसले को एक सिविल कोर्ट की डिग्री, सिविल कोर्ट जो है, जो मुंसिफादी कोर्ट होती है, उसका जो निर्णय होता है उसकी मान्यता होती है, यानी वो कानूनन मान्य होता है। ठीक है, और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पारस्परिक रूप से स्वीकार शर्तों पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ये बता दिया गया है, लोक अदालत। ठीक है, क्यों लाया जाता है? क्योंकि अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए लाया जाता है और मुकदमेबाजी के पूर्व के स्तर पर ही विवादों को निपटाने के लिए। ठीक है, इसमें आप अपने वकील रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, आप स्वेच्छा से भी जा सकते हैं और अपने वकील भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मुकदमेबाजी कम हुई, समय बचा, अदालतों का भी समय बचा। अब जो ऐसे मसले जो स्वेच्छा से हल हो सकते थे आपसी समझौते से, अगर वो मामले हटे तो वो मामले बचे जो स्वेच्छा से हल नहीं हो सकते हैं, यानी उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे मामले पर न्यायालय त्वरित न्याय देके, कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई वाली बात को ख़त्म कर सकता है। यानी अगर त्वरित और जल्दी न्याय मिल जाएगा तो जो न्याय में देरी के कारण अन्याय होता है उससे बचा जा सकता है। और इस पर बल हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी है, हमारे सरकार का भी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहते हैं, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है, मतलब इसका कोई, जैसे कोर्ट होते हैं ना, और कोर्ट उस तरह का नहीं है। ये LSA अधिनियम 1887 की 19 धारा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा लोक अदालत में अभियोजन किया जाता है, यानी कोई स्थायी संस्था नहीं है। हाँ, वैधानिक संस्था है, क्योंकि विधान है, LSA अधिनियम 1987 के विधान के द्वारा ही इसका गठन किया जाता है। इसको सिविल कोर्ट की डिग्री, इसके निर्णय, मतलब इसको सिविल कोर्ट का अथॉरिटी प्राप्त है, यानी इसको किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। और वैसे भी जब आपसी समझौता हो रहा है तो दंड का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और दंड मतलब आर्थिक दंड। ठीक है, इसमें कितने प्रकार होते हैं ये भी प्री का। राष्ट्रीय लोक अदालत है जो सभी न्यायालयों में एक ही दिन लागू किया जाता है। ठीक है, इसके लिए नालसार, इसके जो पैट्रॉन चीफ होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जैसे संजय किशन कौल जी इसके नालसार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उस संस्था नालसार द्वारा बनाया जाता है, तय कर दिया जाता है, जो सभी पूरे देश में एक साथ के लिए है, वर्ष में 4 बार किया जाता है। इसी तरह से राज्यों के स्तर पर लोक अदालतें बनती हैं और स्थानीय लोक अदालतें बनती हैं, स्थायी लोक अदालतें स्थानीय स्तर पर बनती हैं। ठीक है, जो जिले स्तर पे बनती हैं उसमें अक्सर जो है, जो रिटायर्ड जुडिशियल लोग रहते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, वो न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो बैठते हैं। और उसमें चूँकि विवाद का सुलझाव होता है, इसलिए टेक्निकल पहलू के लिए कुछ टेक्निकल लोग भी रहते हैं, जिनको तकनीकी उस क्षेत्र के, जैसे बीमा क्षेत्र का कोई मामला या कुछ भी, तो उस क्षेत्र के लोग भी बैठते हैं और आपस में सहमति के आधार पर निर्णय दे दिए जाते हैं। और इसमें लोगों का भी समय भी बचता है, संसाधन भी बचता है, और न्यायपालिका के पास का भी समय और संसाधन बचता है, जिससे उसका उपयोग वो अन्य जरूरी केसेस पे कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसका महत्व समझा जाए तो ये कि लोगों को समय और संसाधन बचाता है, जो न्यायपालिका में जो पेंडेंसी है कोर्ट केसेस की उसको कम करता है, लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराता है, दीर्घकालीन ढंग से स्थायी न्याय उपलब्ध कराता है, क्योंकि समझौते के आधार पे होता है तो लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके वो समाज में सामंजस्य और हार्मनी यानी सद्भाव बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज देखते हैं इसमें
किसानों की आय दोगुनी करने की केंद्र सरकार की योजना। जब ये सरकार बनी थी तो सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे 2019-20 तक जो है, बाद में उसको और बढ़ा दिया गया है। तो प्रश्न पूछा गया था संसद में कि क्या किसानों की आय दुगनी हुई या उसके लिए क्या क्या प्रयास किया गया। तो दुगनी करने के सरकारी प्रयास अत्यंत सकारात्मक परिणाम मिले। इसके लिए जो आंकड़े दिया गया है कि एनएसएस के 17वें दौर 17 राउंड 2012-13 और एनएसएस के 77वें राउंड 18-19, यानी 12-13 के आंकड़े और 18-19 के 7 साल के अंतर पे देखा गया। तो जब 12-13 का आंकड़ा देखा गया तो एक अनुमानित औसत जो है एक किसान परिवार की औसत मासिक आय आई थी 12-13 में 6,426 रुपये। ठीक है, यानी 2012-13 में एनएसएस के 17वें दौर का जो आंकड़ा आया था उसमें एक किसान की, कृषि परिवार की मासिक औसत आय 6,426 रुपये थी। ठीक है, और जब 18-19 में ये किया तो कितनी आई? 10,218 रुपये, यानी कि कहीं न कहीं 10,218 रुपये मासिक। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि इसमें जो है किसानों की आय, मासिक आय बढ़ी है। ठीक है, लगभग 3,600 रुपये की इसमें, यानी 60 से 70% 7 साल में बढ़ गई है। जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ी है, डबल तो नहीं हुई है। डबल तब होती जब ये हो जाता 12,800, लेकिन डबल नहीं हुई है, फिर भी किसानों की आय बढ़ी है। ये एनएसएसओ के सर्वे में आता है। ठीक है, सरकार आगे क्या कहती है? सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए अप्रैल 2016 में एक इंटर गवर्नमेंटल समिति, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की जो लोग आपस में मिलकर एक समिति बनाई जाती है। कोई मुद्दा ऐसा रहता है जैसे कृषि मंत्रालय, अब कृषि मंत्रालय से जुड़े और भी, जैसे कि उसमें कुछ योजनाएं ग्रामीण विकास की चल रही होंगी, उनका भी योगदान होता है। मनरेगा के आधार पे जो है तालाब बनवाए जा रहे हैं, चक रोड बनवाए जा रही है, रोड बनवाए जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय रोड बनवा रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है। तो इन सबका प्रभाव कहीं ना कहीं कृषि पर पड़ता है। तो एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई है जो इस मुद्दे को देख सके, गठन किया था, और इसे हासिल करने के लिए अनेक रणनीतियों की इसने सिफारिश की थी। ठीक है, इस किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जब ये अंतर मंत्रालय समिति ने अपनी सिफारिश दी तो उसने 7 स्रोतों की पहचान की। उसने कहा कि 7 स्रोत हैं जिन पर ध्यान देकर, 7 सोर्स हैं जिन पे ध्यान देकर किसानों की आय दुगनी किया जा सकता है। उसमें क्या है? फसलों की उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, अगर जैसे किसान अभी 10 कुंटल कर रहा है उत्पादन, उससे कुछ आय हो रहा होगा। अब अगर 12 कुंटल करने लगे, 15 कुंटल करने लगे, तो निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ जाएगी। तो पहला, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। ठीक है, फसलों के साथ साथ पशुधन की भी उत्पादकता में वृद्धि करना है। ठीक है, अगर किसान के पास कोई गाय है, वो 10 लीटर दूध दे रही है, उसमें सुधार करके, नस्ल सुधार करके उसकी गाय 15 लीटर दूध देने लगे, या उसकी बकरी जो है उसमें नस्ल सुधार करके ऐसी बकरी या ऐसे भेड़ आदि लाएं जिनके मीट प्रोडक्ट, जैसे जिनके बच्चे जल्दी तेज़ी से तैयार हो सकें, या इसी तरह से अन्य चीज़ें जिनकी कीमत ज़्यादा हो, तो उससे भी बढ़ सकता है। साथ में संसाधनों के उपयोग में दक्षता लानी होगी, यानी ताकि उत्पादन लागत में कमी आए। ठीक है, जैसे आप 10 कुंटल से 12 कुंटल तो कर लिए, लेकिन लागत बढ़ गई तो एक लिमिट है ना कि उत्पादन 10 से 20 कर दीजिए तो अपने आप आय बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन उतना संभव नहीं है। तो और क्या विकल्प है?
दुग्ध उत्पादन। और क्या है कि जो भी हम उत्पादन के लिए लागत लगा रहे हैं उसकी कीमत कम हो जाए ताकि किसान को बचने लगे। ठीक है, आय बढ़ाना है ना, किसानों की सिर्फ कृषि की उत्पादकता तो बढ़ानी नहीं है, आय बढ़ाना है। यानी कि जो इनपुट कास्ट आ रहा है, इनपुट कास्ट क्या क्या आता है, सिंचाई की कीमत, खाद की कीमत, जुताई की कीमत, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं इनको कैसे कम किया जा सके। जितना कम हो जाएगा उतना उसी उत्पादन पे किसान को ज़्यादा आय हो सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ है। और क्या है, फसल की सघनता में वृद्धि। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम किसान क्या होते हैं कि ज़्यादातर एक फसल भी बोते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टी क्रॉपिंग अपना के आप एक ही टाइम में एक ही खेत से कई सारे उत्पाद ले सकते हैं। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग एक तरीका होता है जिसमें प्रकृति के जो प्रणालियां हैं उसका इस्तेमाल करके ऐसे सब फसलों को एक साथ उगाया जाता है जिसका फायदा उसके बगल वाली को मिले या कम से कम नुकसान न हो। तो फसल की गहनता क्या होती है, सघनता बढ़ जाती है और फसल की जो है उत्पादन बढ़ जाता है, किसान की आय बढ़ जाती है। ठीक है, साथ में इसमें यह भी है कि फसल, एक तो ये है कि एक ही फसल में कई सारे फसल करके एक पर इंच ज़्यादा से ज़्यादा फसल बोया जाए। दूसरा है कि एक साल में कहीं कहीं एक फसल होता है, कहीं 2 फसल होता है। अगर हम उसमें 3 फसल ले ले तो एक ही खेत से किसान की उत्पादकता ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, पहले एक फसल होता था, अगर 2 लिए तो आय कुछ बढ़ी, 2 होता था अगर 3 ले लिए तो भी आय बढ़ी। ठीक है ना, कुछ तो वृद्धि हुआ। और एक खेत में अगर एक ही फसल लेता था तो अगर हम उसमें कुछ और चीज़ें बो दिया उससे भी जो उपज हुआ, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये किसान की उत्पादकता बढ़ाता है। ठीक है, फिर सिर्फ उत्पादकता से काम नहीं होगा, उच्च मूल्य वाली खेती की ओर विविधीकरण होना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ ऐसे फसलों को उपजाऊ करो जिसका कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा न मिले, उससे किसानों की आय बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसानों को उन फसलों के तरफ भी प्रेरित करना पड़ेगा जिनकी कीमतें ज़्यादा हों। जैसे कि सब्जी की खेती, धान गेहूँ कर रहे हो, करते रहे, उसके साथ साथ सब्जी की खेती कर लें, उसी के साथ बागवानी कर लें, उसी के साथ है ना पशुपालन आदि कर लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि इनको किसान को एक्स्ट्रा आय जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब उपज तो सब कर लिया ढेर सारा और दाम न सही मिले तो जब उपज बढ़ता है, और जैसे किसान ने कोई 10 कुंटल उपज किया और बेचना है, 10 कुंटल डिमांड है तो बिक जाएगा, उसको कुछ लाभ मिल गया, 10 रुपये किलो मिला तो मान लिया 100 रुपये उसको मिल गया, 10 रुपये कुंटल मिला तो यानी 100 रुपये मिल गया। किसान ने क्या कर दिया, 15 कुंटल कर दिया और दाम घट के 6 रुपये हो गया। क्यों? क्योंकि मांग नहीं है और उसका माल ऐसा है जो सड़ रहा है, ख़राब हो जाएगा, तो बिचौलिया आ जाएंगे, कहेंगे ऐसा है आप हमको 8 रुपये दे दो, हमको 7 रुपये दे दो। तो किसान क्या कहता है, कुछ नहीं मिलने से अच्छा है इसको दे दो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जो भी मिले वो मिल जाए। तो जहाँ 10 कुंटल से उसको 100 रुपये मिल रहा था, अगर वो 6 रुपये 7 रुपये हो गया तो 15 कुंटल के बावजूद भी उसको कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कौन पा गया? बिचौलिया पा गया। ये भी एक समस्या कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से या महंगी फसलों के उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, किसानों को उसके उपज का वाजिब दाम मिल सके। वाजिब दाम यानी जो उसकी लागत आ रही है, यानी उसको प्रॉफिटेबल इनकम, कोई भी काम कोई करता है निश्चित रूप से प्रॉफिट उसका मोटिव होता है। अगर किसान भी कोई फसल उपजा रहा है तो निश्चित रूप से वो दिमाग में कुछ प्रॉफिट रख के सोच रहा होगा। तो किसान की उपज का वाजिब मूल्य मिले ताकि किसानों को लाभ हो सके, खेती से लाभ हो सके और खेती करना उसे सकारात्मक लगे। ठीक है, इसलिए किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना होगा। ये ठीक। दूसरा, जैसे किसान है, किसान में खेती में एक बड़ी समस्या आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कोई खेत है, 5 लोग घर के हैं, 5 लोग उसी में कर रहे हैं छोटे से टुकड़े पे, जबकि देखा जाए
तो वो 2 लोग से भी वो खेती हो सकती है। और अगर उसमें से 3 लोग एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो कुछ उनको वहाँ से निकाल के कुछ अलग कार्य दिया जाए, खेती से अलग, कृषि से अलग कोई कार्य करेंगे तो एक्स्ट्रा राजस्व, एक्स्ट्रा आय जनरेट करेंगे, जिसका इस्तेमाल कृषि आदि में भी करके वो जो कृषि से लाभ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब महंगी फसलें लगाएंगे उसके लिए इनपुट चाहिए, निर्गत चाहिए, उसको भी लाभ, उससे भी, उसमें भी लाभ कर सकते हैं और ओवरऑल जो है घर की आय बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला कह रहा है अधिशेष श्रम बल को कृषि से हटाकर गैर कृषि पेशों में लगाना है। ये 7 चीजें उसने बताई थी। ठीक है, इसके आधार पे किसानों की आय दुगनी करने के लिए रणनीति की अवधारणा निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। रणनीति क्या बनी? उच्च उत्पादकता हासिल करके कृषि के समस्त उप क्षेत्रों में कुल उत्पादन बढ़ाना। उच्च उत्पादकता बढ़ाने बगैर तो संभव ही नहीं हो सकता। ठीक है, उत्पादन लागत को युक्त संगत बनाना या घटाना। ठीक है, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, प्रभावकारी जोखिम प्रबंधन, यानी कि किसानों को आपदा आदि, जलवायु परिवर्तन में देख ही रहे हैं कि जो है मौसम बड़ा चेंज हो रहा है, खासतौर से उसका प्रभाव समाज के सबसे कमजोर या गरीब लोगों पर, गरीब देशों पर, गरीब लोगों पर ज़्यादा पड़ रहा है। उसमें गरीब किसान भी हैं, बड़े छोटे किसानों पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसलिए जो है जोखिम प्रबंधन का भी ध्यान देना पड़ेगा और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इस रणनीति को अपनाता, यह रणनीति अपनाई गई क्या कि समस्त क्षेत्रों में या उप क्षेत्रों में उत्पादन बढ़े, लागत को कम किया जाए। ठीक है, इसके लिए जो है किसानों की लागत कम करने के लिए आप जैसे आपने सुन रहे होंगे कि जो है सरकार जो है सब्सिडी भी देती है, नए नए तकनीक बताती है, साथ में पर्यावरण अनुकूल खेती की तरफ जो नेचुरल फार्मिंग की जो बात की जाती है ना, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, लागत को युक्त संगत बनाने की बात करता है। उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कर सके, इसके लिए सरकार एमएसपी लाती है, मंडियों को रेगुलेट करती है। इसी के लिए सरकार ने ई नाम यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लाया है और भी सारी चीज़ें, एफपीओ आदि की भी जो बातें की गई है, ये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ही दिया है। जोखिम प्रबंधन के लिए किसान बीमा योजना लागू की गई है, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना। पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि जो फसलें हैं उनकी जोखिम को देखते हुए कुछ प्रीमियम तय होता है, उसका कुछ हिस्सा लोग देते हैं और उस प्रीमियम का अधिकांश वहन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करते हैं और उसमें तकनीक आदि का प्रयोग करके फसलों से, किसानों की फसलों का वास्तविक जो क्षति है उनका वो बीमा द्वारा कवर रहता है, उनको दिया जाता है ताकि वो होने वाले नुकसान से बच सके। और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाना, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को अपनाना, किसान खेती में ऐसे प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अनुसार सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की ज़्यादा आय सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां, सुधारों को क्या है जो निम्नलिखित है। अब देखिए इसमें जो है, इससे बात जो ज़्यादा शुरू है, समझ तो गए हैं। अब यहाँ से आपका एक तो वो चीज़ें हैं, उसके आधार पे आप तथ्य भी देंगे कि वो रणनीतियों के आधार पे सरकार ने क्या क्या किया है, और यहाँ से पी के भी आपको काफ़ी सूचनाएं मिल जाएंगी। जैसे सरकार ने क्या किया, बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि कर दिया था। वर्ष 2015-16 में जो कृषि के लिए बजट था वो 25,460 करोड़ था। 15-16 में 25,460 करोड़ था और 22-23 में यानी लगभग 5.5 गुना बढ़ा के 22-23 में कितना कर दिया, 1,38,550 करोड़। यानी कि किसानों के विकास के लिए सरकार ने अपने बजट में अप्रत्याशित रूप से यानी 5.5 गुना वृद्धि जो है 15 से 22 कितना साल हुआ, 7 साल 8 साल में कर दिया है। ठीक है, 8 साल में किसानों के लिए जो सरकारी बजट थी केंद्र सरकार की, उसमें 5.5 गुना की वृद्धि कर दिया है। ठीक है, पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता। पीएम किसान क्या है, 6,000 रुपया प्रति वर्ष
तीन समान किस्तों में यानी प्रति 4 माह 2,000 रुपये के आधार पे किसानों को दिया जाएगा। उसमें से कुछ योजनाएं जो गरीब किसानों के लिए ही हैं, जिन ज़रूरतमंद किसान हैं, प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में। और अगर ये देखें तो ये जो मिलने वाले किसान हैं, इनका आंकड़ा 10 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, प्रति वर्ष। ठीक है, यानी कि 60,000 करोड़ रुपया किसानों को सरकार इसके थ्रू दे रही है। और ये 6,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि ये अगर करो तो 500 रुपया प्रति माह। ठीक है, तो जो 12-13 में 6400 कुछ रुपया था, उसमें सरकार की इस योजना का ही 500 रुपया जोड़ लो, यानी उसमें आज जो होगा उसमें 10 करोड़ परिवारों में 500 रुपये प्रति माह, तो उसमें एवरेज अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी सिर्फ सरकार की इस योजना से, पीएम किसान के माध्यम से किसानों की आय सहायता योजना से। ठीक है, देखिए लगभग आंकड़ा क्या है, 11.3 करोड़ पात्र किसान परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिए। ठीक है, इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? 6 साल के लिए 2016 में लागू की गई थी और उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, और इसमें कितने किसान जुड़े हैं? 11.73 करोड़ अनंतिम रूप से किसान जो है 38 करोड़ को इतना किसानों के दावे प्राप्त हो चुके हैं। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण, भाई किसान अगर इनपुट करेंगे, प्रौद्योगिकी लाएंगे तो कुछ ऋण की ज़रूरत पड़ती है। 2015 में 8.5 लाख करोड़ का जो ऋण था वो 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, इसी तरह से मत्स्य पालन पशुपालन के लिए भी 4% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया जाता है। चलिए अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।